So good morning everyone and I welcome you all to सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल में। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इस चैनल से जरूर से जुड़ा। इकोनॉमिक सर्वे मैंने पूरा करा दिया है, चैप्टर वाइज पूरा जो उसका आर्गूमेंट्स हैं वो सब कुछ कवर्ड है। लगभग 239 स्लाइड्स हैं और उस पर जो एक अलग से गवर्नमेंट के द्वारा जो मतलब समरी खुद बना के भेजा गया है, आप देख सकते हैं, तो वो भी मैंने अटैच कर दिया। तो साथ में आप मतलब अगर अब उस स्लाइड्स को और जो नोट्स अटैच्ड उनको पढ़ेंगे, इकोनॉमिक सर्वे आपका पूरा हो जाएगा। एक ज्ञान जो होना चाहिए इकोनॉमिक सर्वे का वो हो जाएगा। देखो फैक्ट्स भी एक लिमिटेड याद रहेंगे, बहुत ज़्यादा जो है याद नहीं रहेंगे। तो जो भी आर्गूमेंट्स है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं उसमें। अब देख लेते हैं आज के जो टॉपिक्स हैं, देखते हैं। 3 फेब है तो कार्डमम जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड न्यू डिस्कवरीज कोलॉय, ठीक है। तो ये आपका एनवायरनमेंट का टॉपिक हो गया। कोलॉइड क्रैक फॉर्मेशन रिसर्च साइंस का है हो गया। इंडियन न्यूक्लियर एनर्जी स्ट्रेटजी, फिर तारंतुला नेबुला साइंस टेक है, सिटीजनशिप इन इंडिया, ऐसे कुछ फैक्ट्स देख लेंगे। जो आर्टिकल पॉलिटी का टॉपिक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पॉलिटी का टॉपिक है। जंग डीएनए साइंस टेक का, डीप सीक R1 साइंस टेक, और इसमें कुछ एक कंसेप्ट और है वो देखेंगे। तो ये चीज़ें हैं। फिर मेंस का जो टॉपिक्स है वो तो रहता ही है। फिर मिची बी की 6 है, माइक्रोब कंज्यूम कार्बन डाई मोनोऑक्साइड एनवायरनमेंट साइंस, ग्लीसन क्रेडियन प्रीलिम्स रिलेटेड टॉपिक है। एंशिएंट मार्क क्लाइमेट प्रीलिम्स रिलेटेड टॉपिक है। बॉर्डर मैनेजमेंट का लास्ट में टॉपिक है जो कि आपका जीएस पेपर 3 का टॉपिक है, ठीक है। सो देख लेते हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट हैज़ बोथ जोग्राफिकल एंड डेमोग्राफिक कंस्ट्रेंट। बॉर्डर मैनेजमेंट हैज़ बोथ जोग्राफिकल एंड डेमोग्राफिक कंस्ट्रेंट। ये आपको एग्जामिन करना है। इसके लिए अगर आप अपने आंसर के एवेलुएशन के लिए ज्वाइन आकलन सीरीज, कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। एग्रीवोल्टाइक फार्मिंग हैज़ बीन इन न्यूज़ इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, किससे रिलेटेड है ये आपको एक्सप्लेन करना है। कमेंट सेक्शन में आंसर करें। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो 5 AM सीरीज़ है वीक में 4 डेज़ है। तो अभी तो फिलहाल ट्यूसडे से लेकर फ्राइडे तक आपकी रहती है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे, ठीक है। और उसका जो पीडीएफ है, अगर आप टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा हैं स्टडी मटेरियल वाली, तो उसमें आपको है PT 730 वाला जो कोर्स है उसमें आप उसका हिस्सा है। बसंत पंचमी ऑफर है, 50% ऑफ सारे ही कोर्सेज में है, तो आप हिस्सा बन सकते हैं। ये क्वेरी है कोई, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप क्रैश कोर्स, जिस पर मैं आपको अपडेट लास्ट में दे दूंगा। इस पर मैंने आपके लिए एग्रीकल्चर GS कंप्लीट करा दिया, यार ऑलमोस्ट डन हो गया। इकोनॉमी के वीडियोस तैयार हैं, अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद ज्योग्राफी ओल्ड NCERT ख़त्म होने वाली है, मैपिंग ख़त्म हो गया है। और इसके बाद PT 730 के लगभग 18 वीडियोस आ चुके हैं, ठीक है। तो ये इतना सारा अपडेट मैंने आपको दे दिया। तो ये अल्टीमेट कोर्स है, कहीं भी आप कर रहे हैं, बट इस कोर्स का ज़रूर से हिस्सा बने। और इंस्टॉलमेंट ऑप्शन भी है, प्लस 50% ऑफ। जो अमाउंट दिख रहा है इट विल रिड्यूस बाय 50%। मेंटरशिप प्रोग्राम का आप हिस्सा बन सकते हैं। हिस्ट्री रिवीजन बैच है। PT 730 2 साल करंट अफेयर कर सकते हैं। 10 फुल लेंथ टेस्ट का हिस्सा बन सकते हैं। सभी कोर्सेज में 50% ऑफ है। देखते हैं। ग्रीन कार्डमम न्यू रिलेटिव इंक्लूड्स 2 न्यूली आइडेंटिफाइड स्पीसीज फ्रॉम केरला। तो यहाँ पे कार्डमम की बात करें तो यहाँ पे जैसे क्वीन ऑफ स्पाइसेस भी बोलते हैं इसको, बिलोंग टू द जीनस एलिटेरिया, ठीक है, एलिटेरिया, ये ध्यान में रखना। अब इसमें एक चीज़ जो मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि जो कार्डमम की अगर बात करें तो इसमें जो नई स्पीसीज, हाँ, एलिटेरिया फैसीफेरा और एलिटेरिया तुलसी टुलिपी फेरा, तो ये 2 नई स्पीसीज़ हैं, ठीक है। दीज आर न्यू आइडेंटिफाइड स्पीसीज, एलिटेरिया फैसीफेरा एंड एलिटेरिया तुलिपीफेरा। तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है। एंड केरला पेरियार टाइगर रिजर्व एंड अगस्त मलाई हिल्स, तो दीज स्पीसीज भी आर डिस्कवर की गई और केरला के अंदर, केरला के पेरियार टाइगर रिजर्व और अगस्त मलाई रेस्पेक्टिवली। सो जो आपका द सीड कैप्सूल्स ऑफ एलिटेरिया कार्डमम की अगर बात करें तो ये ग्रीन कार्डमम बनाने के काफ़ी काम आपके लिए इस्तेमाल होता है। तो ये 2 स्पीसीज़ के नाम आप याद रखना है कि बेसिकली ये कहाँ है। सो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। स्टडी फाइंड्स अ वे टू प्रिडिक्ट व्हेन क्रैक वुड डेवलप इन पेंट क्ले। तो जैसे कब क्रैक डेवलप होता है पेंट क्ले एंड मिल्क एंड इसमें, तो इसमें देखो कुछ चीज़ें हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि ख़ास तौर से कि लाइक इंट्रोड्यूसिंग एडिटिव्स इनटू कोलाइड्स कैन डिले क्रैक इनिशिएशन। मतलब कोलाइड्स जो है, लाइक फॉर एग्जांपल कोलाइड्स के माध्यम से जो क्ले मिल्क ब्लड पेंट जहाँ भी जिस भी उसमें एक तरीके से नॉट ब्लड, मतलब कोलाइड्स का एग्जांपल इसमें दे रखा है कि क्ले मिल्क ब्लड और पेंट, इसमें कोलाइड का ही एग्जांपल है। सो अगर हम एडिटिव्स इनटू कोलाइड्स, मतलब जो भी एडिटिव हम ऐड करते हैं कोलाइड में, तो इससे जो क्रैक है वो आपका इनिशिएट हो सकता है। रेड ब्लड सेल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इन्फ्लुएंस करती है क्रैक पैटर्न ऑन सबस्ट्रेट पोस्ट फ्राइंग। मतलब यहाँ पे ब्लड का मतलब ये नहीं आपके शरीर में ब्लड में क्रैक आ जाए, इट मीन्स कि जैसे ब्लड कहीं पे स्टोर्ड है
चिपक गया और उसमें जो है धारिया टाइप या क्रैक टाइप डेवलप आपका हो जाएगा। सो डेली टेम्परेचर ह्यूमिडिटी की वजह से भी क्रैक का फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कहीं ह्यूमिडिटी है, फिर सूख रहा है, फिर ह्यूमिडिटी है, ये जो है आप कह सकते हैं कि क्रैक डिफाइन करता है। तो कई सारी चीज़ें कि क्या अगर क्रैक फॉर्मेशन है कि, और ख़ास तौर से कोलाइड क्रैक फॉर्मेशन की बात करें, क्योंकि जो ये एग्जांपल्स हैं मिल्क है, पेंट है, ये सब कोलाइड का एग्जांपल, कोलाइड क्या आगे देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि द एनवायरमेंट फैक्टर्स विल आल्सो बी इम्पैक्टिंग द कोलाइड क्रैक फॉर्मेशन। दे हैव द, तो इसमें जैसे क्या एनवायरमेंट पैरामीटर होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, इस पर काफ़ी हद तक रिसर्च चल रही है। और रिसर्च के माध्यम से जो भी इश्यूज़ है अलग अलग जो कलर टाइप्स के अंदर जो क्रैक्स देखने को मिलता है, उसको दूर करने के लिए जो है काफ़ी हेल्प आपकी मिलेगी। सो कई एनवायरमेंट फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं, जैसे ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, कोलाइड प्रॉपर्टी, उसकी थिकनेस, इलास्टिसिटी, क्रैक का प्रिडिक्शन। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ ऐड ऑन करके जो डिले है क्रैक फॉर्मेशन में वो देखने को मिलेगा। ठीक है, डिले जो है क्रैक फॉर्मेशन के अंदर वो आपको देखने को जो है वो मिलेगा। कोलाइड क्या है? कोलाइड की बात करें, कोलाइड एक ऐसा मिक्सचर है इन विच वन सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ माइक्रोस्कोपिकली डिस्पर्स्ड इनसॉल्युबल पार्टिकल। मतलब कोलाइड क्या है? एक मिक्सचर है जिसमें एक जो सब्सटेंस है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि ये है कोलाइड का पार्टिकल साइज लगभग 10.7 टू 10.5 सेंटीमीटर तक आपकी होती है। तो ये आपका ये आप देख सकते हो वाटर टाइप कुछ है, उसमें ये पार्टिकल्स आपके प्रेजेंट है जो कि ऐड ऑन हो जाता है। तो यहाँ पे जो कोलाइड्स क्या है, इट्स अ मिक्सचर इन विच एक जो सब्सटेंस है जिसमें माइक्रोस्कोपिकली डिस्पर्स्ड इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल मतलब इट विल नॉट बी सॉल्युबल, वो उसके अंदर रह नहीं रहेगा, और फिर पूरे उसमें दूसरे जो जैसे मान लो इसमें पार्टिकल्स है तो कोलाइड बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि जो पार्टिकल मस्ट बी डिस्पर्स्ड इन लिक्विड। तो ये कुछ पॉइंट्स है, जैसे मान लो ट्रू सॉल्यूशन है जब पार्टिकल साइज लगभग 10.7 से भी छोटा होता है, सस्पेंशन में जब 10.5 सेंटीमीटर से बड़ा होता है, और इन दोनों के बीच में जो कोलाइड्स होते हैं जब पार्टिकल की साइज ये होती है एंड दे आर डिस्पर्स्ड विद इन द लिक्विड। तो कुछ केस में डिस्पर्स्ड जो है आप क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं पॉकेट एन प्लांट। अब अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय पॉकेट एन प्लांट, रिसेंटली न्यूज़ में था, तो यहाँ पे यह स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है। तो ये देखो एक रिन्यूएबल एनर्जी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, या एनर्जी ट्रांजिशन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इसमें यह एनर्जी प्रोडक्शन एक टॉपिक आपका जीएस पेपर 3 के अंदर फ्रेम हो सकता है। अब इसमें आपको क्या देखना है कि जैसे जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, देखो बड़े जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उनके कई चैलेंजेस होता है। तो बड़े जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स आपके होंगे तो उसमें सिक्योरिटी इश्यूज, सेफ्टी सिक्योरिटी इश्यूज रहती हैं, कहीं ब्लास्ट हो गया, कुछ हो गया, तो उसमें आप मानो कि रेडिएशन की वजह से पूरा जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। बट यहाँ पे क्या है कि हम छोटे जो स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब इसको क्या है कि जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स आपके बड़े बड़े जो बड़ी बड़ी जगहों में कुछ आपके लोकेटेड है, बड़ी बड़ी जगहों में, वहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी सब ध्यान में रखना पड़ता है। बट क्या डिसेंट्रलाइज्ड वे में एनर्जी का प्रोडक्शन हम इंश्योर कर सकते हैं क्या? इन डिसेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन जो है वो आप इंश्योर कर सकते हो क्या? ठीक है, तो ये आपको देखना है कि क्या डिसेंट्रलाइज जो प्रोडक्शन है वो आप इंश्योर जो है वो कर सकते हो क्या, अगर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के माध्यम से। स्मॉल मॉड्यूलर जो रिएक्टर्स हैं अगर उनकी अगर बात किया जाए, तो यहाँ पे जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं अगर उनकी बात अगर किया जाए तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो डिसेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन क्या हम कर सकते हैं क्या? तो क्योंकि देखो क्या है कि जैसे आप हाइड्रो पावर है उसका अपनी लिमिटेशंस है, एनर्जी प्रोडक्शन में कई चैलेंजेस हैं, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी ट्रांजिशन हम करना चाहते हैं, कार्बन एमिशन को हम रिड्यूस करना चाहते हैं, जो भी एनर्जी प्रोडक्शन के प्रोसेस है उसमें से। तो उस इन सारे ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की चर्चा जो है वो आपकी की गई है, और बजट के अंदर भी इस चीज़ को फोकस आपका किया गया है कि हम अपने रिन्यूएबल एनर्जी को जो गोल है उसको अचीव करेंगे, और उसमें स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो हैं उसको भी इंट्रोड्यूस करने की बात की गई है। और जो ये SMR है ये लगभग लेस देन 300 मेगावाट तक का एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, और यहाँ पे माइक्रो रिएक्टर्स भी होंगे जो कि वो 1 से 20 मेगावाट तक प्रोड्यूस कर सकते हैं। इन्हें मैन्युफैक्चर किया जा सकता है किसी भी पार्ट के अंदर, इन पार्ट्स मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में, फिर असेंबल किया जा सकता है फैक्ट्री के अंदर, और जो भी साइट है वहाँ पे उसको ट्रांसपोर्ट आपका किया जा सकता है। सो एक्सपेरिमेंटल फेस में इसमें इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी,
एंड यहाँ पे लाइक पहले तो जो फर्स्ट जनरेशन में लो ग्रेड यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाएगा। फिर न्यू न्यूक्लियर एनर्जी मिशन जो है वो भी अनाउंस किया गया लगभग 20,000 करोड़ के उसमें। अब इसके माध्यम से स्टडी जो स्मॉल मीडियम जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को, और फिर ठीक है, तो द इनिशिएटिव का एम क्या है कि इससे जो इंडिया न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ उसको किस तरीके से एनहांस किया जाएगा। तो बजट का फोकस क्या है? बजट फोकस न्यूक्लियर पावर रोल, इंट्रोडक्शन ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, पावर आउटपुट, कंस्ट्रक्शन एडवांटेज इसका होगा, इन्वेस्टमेंट के चैलेंजेस आपके हैं, और न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के तहत हम इस चीज़ का मतलब अपनी जो एनर्जी की डिमांड को मीट करने के लिए, जो एनर्जी डिमांड है उस एनर्जी डिमांड को अगर हमें मीट करना है, इफ़ यू वांट टू मीट द एनर्जी डिमांड, तो उस पर हम न्यूक्लियर एनर्जी का भी एडिशन वी वांट टू ऐड द न्यूक्लियर एनर्जी एज वेल। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे तारंतुला नेबुला। ठीक है, तारंतुला नेबुला की अगर बात करें, देखो क्या होता है कि जब आप स्टार की इवोल्यूशन या स्टार के फॉर्मेशन की जब हम स्टडी करता है, तो नेबुला क्या होता है कि ये क्लाउड्स हैं, दे आर द काइंड ऑफ गैस क्लाउड जो कि स्टार फॉर्मेशन के लिए होता है। जैसे अगर रोटी आपको बनानी है तो आपको जो है आटे की ज़रूरत है, ऐसे ही जब स्टार बनता है तो स्टार के फॉर्मेशन में इनिशियल वे में देखा जाए तो ये गैस क्लाउड्स की ज़रूरत होती है, और ये स्टार फॉर्मेशन में एक महत्वपूर्ण, तो एक ऐसा ही है जिसे हम तारंतुला नेबुला भी कहते हैं। और एक बहुत बड़ा मैगेलेनिक क्लाउड्स, जो लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड्स जो कि फैसिलिटेट करता है न्यूक्लियर स्टार फॉर्मेशन में, तो वहाँ पे ये आपका सिचुएटेड है। और मोस्ट एक्टिव का स्टार बस्ट रीजन कंसिडर किया जाता है जहाँ पे स्टार फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, और है ना, तो मतलब तुरंत जो है नए स्टार्स का फॉर्मेशन। अब तुरंत का मतलब ये नहीं हमारे टाइम लाइन हम अपना देखें कि सोए अभी और सुबह स्टार बन गया, मतलब इसमें भी आपका मिलियंस ऑफ ईयर्स लग सकता है। सो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्स, सम ऑफ द यूनिवर्स मोस्ट मैसिव स्टार्स में जैसे R1361A है, ये है नेम्ड फॉर इट्स एसेम्बलेंट टू तारंतुला स्पाइडर, मतलब इसका जो एक साइज़ है वो तारंतुला स्पाइडर की तरह है। और क्रूशियल एरिया फॉर एस्ट्रोनॉमर जो लाइक स्टडी करेगा, तो यहाँ पे इस चीज़ को ऑब्जर्व किया जाएगा बाय टेलीस्कोप, मतलब जैसे मान लो हबल टेलीस्कोप के माध्यम से भी इस चीज़ को ऑब्जर्व किया गया है। तो यू नीड टू नो अबाउट द तारंतुला नेबुला क्या है, इसके बारे में जानना, जैसे ये एग्जाम इमेज के माध्यम से आप देख सकते हो, बाकी माइंड में आप देख लेना। द लीगल सिस्टम अंडर विच सिटीजनशिप इज एक्वायर्ड। अब देखो यूएस का आप अपना रीड कर लेना, आपका इंटरेस्ट है। इंडिया के बारे में थोड़े कुछ पॉइंट्स हैं तो मैं बता देता हूँ इसमें। और इसमें जो जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, और उसमें बहुत सारे मिथ प्रमोट हुए थे कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है उनकी सिटीजनशिप ले ली जाएगी, और ये वो बहुत सारा ऐसा चला था, इससे काफ़ी। तो इसलिए क्या है कि देखो जब आप भी सर्विस में होगे तो आपको भी ये देखना पड़ेगा कि कोई पॉलिसी अगर आती है तो उसका कम्युनिकेशन लोगों तक पहुँचे, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई पॉलिसी लेकर आते हो उसका राइट कम्युनिकेशन नहीं पहुंचेगा ना, तो बहुत सारी इश्यूज आ सकते हैं। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कुछ उसी तरीके से है। तो ये मतलब आपके लिए भी, जब आप सिविल सर्वेंट बनेंगे तो आपके लिए भी ये छोटा बात नहीं होगा। यूएस में देखो क्या है कि इलीगल जो माइग्रेंट्स हैं या कोई भी है, तो वो एक स्थिति अपनाते थे, जैसे गए और जो उनका बच्चा अगर वहाँ जन्म ले लेता था तो वहाँ पे फिर वो सिटीजनशिप उनको मिल जाती, उस चक्कर में पेरेंट्स को मिल जाती थी। तो यूएस ने इस चीज़ को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने जो नया रूल अपना लेकर आए हैं कि दोनों में से जो पेरेंट्स हैं वो वहीं का सिटीजन होना चाहिए। जन्म लेते ही जो है वो आपका नहीं, हम कह सकते हैं कि मतलब वो यूएस का सिटीजन बन जाएगा। अब अपने देश की बात करें तो हमारे देश में सिटीजनशिप के लिए सिटीजनशिप एक्ट 1955 है। अब हम जस्ट सॉली प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, लाइक सिटीजनशिप बाय बर्थ इंडिया में अंटिल जून 1987। फिर हमने फ्रॉम 1987 से सिटीजनशिप के लिए ज़रूरी है कि एटलीस्ट वन पेरेंट्स जो इंडियन सिटीजन का होना चाहिए फॉर चिल्ड्रंस बॉर्न इन इंडिया। ठीक है, तो ये दिसंबर 2004 तक एप्लीकेबल। पोस्ट 2004 के बाद कि दोनों पेरेंट्स जो हैं वो सिटीजन्स होने चाहिए, टू बी सिटीजन्स, और वन पेरेंट्स टू बी सिटीजन वाइल अदर, और दूसरा जो है इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मेनली जो माइग्रेंट बांग्लादेश से इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनके बेसिस में, तो मतलब जो यूएस अभी कर रहा है हमने बहुत पहले कर लिया है 2004 में। तो वहाँ पे अब वो बॉर्डर मैनेजमेंट में बहुत फोकस कर रहे हैं। बट हमारे देश में भी जैसे डिफाइंड लॉ थोड़ा सा ज़रूरी है, ये देखना है, क्योंकि देखो देश इतना बड़ा है, उसके अलावा इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, आसपास जितने भी भारत के देश हैं वो मतलब इतने कोई डेवलप्ड नहीं है, कोई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के नाम पे कुछ भी इतना खास नहीं है। तो चाहे अगर मतलब हम बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होने का प्रयास करेंगे तो वो बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट्स अंदर आएंगे और उसके अपने चैलेंजेस हैं।
ठीक है। अब इसका अगर आपको समझना हो तो आप सिंपल सा लॉजिक, आप जो जहाँ रह रहे हो वहाँ से आके बहुत सारे आपके इलीगल माइग्रेंट्स आपके घर के आसपास रह जाओगे, तो आप खुद उस जगह को बेच के कहीं चले जाओगे। तो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मतलब आप भले कैसे भी सोच रखते हैं, लेकिन यहाँ पे ये प्रैक्टिकल थिंकिंग रखनी है। जैसा क्योंकि आप लोग ब्यूरोक्रेट हो, यू आर नॉट एन एक्टिविस्ट, तो यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक थिंकिंग ये रखनी है कि जैसे हमें देखना है कि कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम जो है वो कहीं ना कहीं, जो आप किसी डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज और प्रॉब्लम्स ना हो। इलीगल माइग्रेंट्स एक तरीके से आप कह सकते हो कि ऐसे लोग आके आ गए हैं जो आप कह सकते हैं जिन्हें ना कोई संवैधानिक इतना प्रोटेक्शन है, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कई प्रकार के सामाजिक और लॉ एंड ऑर्डर या सोशल चैलेंजेस जिसे हम कहते हैं, वो भी प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करनी पड़ती है। तो एज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आपको भी ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि यार मेरे डिस्ट्रिक्ट में ये सब नहीं होना चाहिए। तो आप ऐसे सोचोगे, आप ऐसा नहीं सोचोगे कि यार नहीं, आओ 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 रहो, खूब सारे लोग रहो, ऐसा, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना। कभी भी इंटरव्यू में भी ये सब बातों को आपको समझना है। ऐसा नहीं कि आप मतलब कुछ ऐसा बोलने का प्रयास करें जो कि मतलब लॉफुल ना हो, ठीक है, लॉ के कंटेक्स्ट में ना हो या संवैधानिक ना हो, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जैसे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जैसे 1955 में जज सोली था, फिर 1987 में जज सैंग्विनिस हो गया, और फिर स्ट्रिक्टर रिक्वायरमेंट पोस्ट 2000 जिसमें दोनों ही पेरेंट्स को भारत का सिटीजन होना पड़ेगा, या फिर एटलीस्ट एक को इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 का है, तो इसमें आप सभी को पता है कि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ थे, दूसरे हिंदूज, क्रिश्चियन, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसीज, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश जो एंटर किए हैं बिफोर December 31, 2014, उनको सिटीजनशिप ग्रांट की गई। तो अब इसका इतना ज़्यादा, आप खुद सोचो कि मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हुआ कि बोले कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है उसको जो है सिटीजनशिप उसकी ली जा रही है। मतलब आप खुद सोचो, मतलब अगर आप अपने अंदर के बायसनेस को थोड़ा सा नीचे लेकर आओगे और एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में सोचोगे ना, बहुत सारे इश्यूज़ हैं नो डाउट, बट आप इस चीज़ को सोचो कि यहाँ पे ना, जैसे अगर आप इसको रीड करो, इसमें कहीं भी ये मेंशन लिखा नहीं है कि किसी भी कम्युनिटी की सिटीजनशिप ली जाएगी। अब ये सही है, देखो एक दूसरी डिबेट आती है कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, वो एक अलग डिबेट है कि क्या ये सही है गलत है, उस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं। बट फियर नहीं होना चाहिए। तो जब आप ब्यूरोक्रेट बनोगे, आप पॉलिसी मेकर बनोगे, तो आपके लिए भी ये छोटी चीज़ नहीं होगी कि आप कोई भी इस चीज़ से आप एक चीज़ ये सीख सकते हो कि यार देखो ये पॉलिसी है, अब इस पॉलिसी के प्रति लोगों को कम्युनिकेट करना बहुत मैटर करता है। सोशल मीडिया के टाइम पे जहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन बहुत तेज़ी से स्प्रेड कर सकती है, और देखो कोई भी अगर मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होती है तो एक डर पैदा हो जाता है माइंड के अंदर, और अगर डर पैदा हो जाएगा तो फिर कई इशूज़ अराइज होते हैं। आप भी एडमिनिस्ट्रेटर होगे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, बहुत चीज़ें करनी, तो आपको भी ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि ये मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड ना हो। तो ये स्लाइड में रीड कर लेना आप। लिव इन रिलेशनशिप इन उत्तराखंड की बात की गई है, ऑन लिव इन रिलेशनशिप इन उत्तराखंड है। अब इसमें देखो एक लिव इन रिलेशनशिप का कंसेप्ट है। अब जैसे जो नई जनरेशन है, दे आर मतलब दे आर अवेयर अबाउट इट। तो यहाँ पे अब इसमें ये डिबेट नहीं है कि कोई लिव इन रिलेशनशिप को सपोर्ट करता है या लिव इन रिलेशनशिप को सपोर्ट नहीं करता है। लिव इन रिलेशनशिप अगर है तो उसको रिकॉग्निशन की बात अगर हम करते हैं, तो रिकॉग्निशन के लिए सबसे पहले जो है रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। मतलब जैसे उत्तराखंड के उसमें भी कहा कि आपको रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, कि जैसे आपने ये लिव इन रिलेशनशिप ये शुरू हुआ, ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन और ये ख़त्म हुआ, तो उसमें इन्फॉर्म कर देना। अब ये हो सकता है कि यार इससे प्राइवेसी जाएगी, इससे ये हो सकता है। तो जब ऐसी स्थिति हम बोलेंगे तो देखो क्या होता है, हर चीज़ लॉफुल होता है। प्रैक्टिकल सेंस में सोचो आप, प्रैक्टिकल सेंस में ऐसे सोचना है आपको कि जैसे कि अगर कोई भी कपल है, अगर वो लिव इन रिलेशनशिप के अंदर है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, लिव इन रिलेशनशिप में है और कुछ कन्फ्लिक्ट की स्थिति पैदा होती है, तो फिर किस टाइप से जब हम लीगल वे में प्रोसीड करते हैं तो कैसे दोनों के राइट्स को हम आगे प्रोसीड करेंगे, क्योंकि वहाँ पे अगर कुछ भी डॉक्यूमेंटेड नहीं है, मतलब अगर आप प्रैक्टिकल जुडिशियल सिस्टम के कंटेक्स्ट में, एडमिनिस्ट्रेटिव कंटेक्स्ट में देखोगे तो वो यहाँ तक सीमित है। हाँ ये है कि अगर भारत के किसी भी देश में मतलब इतना हो सकता है वेस्टर्न वर्ल्ड में हो, बट सामाजिक एक्सेप्टेबिलिटी, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन करने जाओगे आगे पता चलेगा, तो सामाजिक एक्सेप्टेबिलिटी ऐसा लिव इन रिलेशनशिप के लिए नहीं कह रहा। अगर लिव इन में ही रहना तो इट्स बेटर शादी ही कर लो, मैरिज ही कर लो है। तो ये अब देखो जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे, सोच में ट्रांसफॉर्मेशंस होंगी, तो ये एक दिन 4 दिन में नहीं होने वाली चीज़ है। जो वैल्यू सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन होगा तब हो सकता है कि चीज़ें थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि उसमें सोच में बदलाव हो, एक्सेप्टेबिलिटी या ना एक्सेप्टेबिलिटी दोनों चीज़ें देखी जा सकती है। तो ये है, इसमें ये एक है। बट यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड, मैंने आपको एक चीज़ बताया सिविल कोड के कंटेक्स्ट में कि हमारे देश में ऑलरेडी यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है।
क्रिमिनल कोड का मतलब अगर आप कोई भी क्राइम करोगे तो ऐसा नहीं है कि आप इस पर्टिकुलर कम्युनिटी से तो आपको ज़्यादा सज़ा मिलेगी, आप उस कम्युनिटी के तो आपको कम सज़ा मिलेगी। तो आपके पास यूनिफॉर्म क्रिमिनल, बट इन यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब जैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड इशूज़ हो गए, शादी से रिलेटेड, डाइवोर्स से रिलेटेड, ये सिविल कोड। अब इसमें कई पर्सनल मैटर्स होते हैं, पर्सनल मतलब जो कोई भी रिलीजन होगा उनके अपने लॉज होते हैं और वो इंप्लीमेंट होते हैं, इससे यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो आप देखो जो जुडिशियल सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम में बड़ी दिक्कत होती है कि आप उसके लॉ को देख रहे हो, फिर वो अपने रिलीजियस आर्गूमेंट्स दे रहे हैं, तो कई जो लेवल पे वुमेन राइट्स बहुत जो है इसमें अफेक्ट होती है। तो मॉडर्न वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हमें ज़रूरी क्या है कि हम एक कॉमन लॉ लेकर आए, कॉमन लॉ खासतौर से सिविल मैटर्स को जो डील करे, एक बेसिक फ्रेमवर्क, किसी का फेथ और वो नहीं हैम्पर होगा, बिकॉज वो अलग संवैधानिक लेवल में प्रोटेक्शन है। तो उसमें ऐसा नहीं कि आप वुमेन को राइट्स प्रोवाइड कर रहे हो, अगर सपोज करो कि डाइवोर्स होता है और उसमें वुमेन को मेंटेनेंस और जो भी चीज़ें होती हैं अगर वो प्रोवाइड होता है तो इससे किसी रिलीजन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो वो फेथ एक डिफरेंट डिबेट है। फेथ के लिए हमारे पास संवैधानिक प्रोटेक्शन ऑलरेडी इस्टेब्लिश होती है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से कोई फेथ आपका नहीं जाएगा, मतलब किसी का जो फेथ है वो हैम्पर नहीं होगा। बट हाँ, जो गवर्नेंस एस्पेक्ट है सिविलियन मैटर्स के कंटेक्स्ट में, उसमें इंप्रूवमेंट होगा। और वुमेन राइट्स के प्रति जो है हम आप कह सकते हैं कि जो है उस पर एक यूनिफॉर्मिटी होगी जब हम एक कम्युनिटी के वुमेन राइट्स की बात करते हैं और उसको कंपेयर करते हैं दूसरे कम्युनिटी के वुमेन राइट्स से, कि यूनिफॉर्मिटी इस चीज़ पे जो है जरूर चाहिए। कंसर्न वही है, प्राइवेसी राइट्स और पर्सनल ऑटोनॉमी की बात अगर की है लिव इन रिलेशन के कंटेक्स्ट में, कि भाई अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो सबको पता चलेगा, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन में ये कंडीशन कहीं हुई कि हम दोनों के पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे, तो वो फिर किस टाइप से डील होगा वो अलग डिबेट है। तो रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन जो है वो मतलब इसमें डिबेट शुरू हुई, प्राइवेसी पर्टिकुलर इन लाइट ऑफ आर्टिकल 21, तो वायलेशन ऑफ प्राइवेसी राइट्स है, इंडिविजुअल की प्राइवेसी है, ये सब चीज़ें जो है देखना ज़रूरी है। अब देखो प्राइवेसी की क्या डेफिनेशन है वो भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि हम जब बोलते हैं कि हमें कोई चीज़ प्राइवेसी के कंटेक्स्ट में हम एक रिलेशन बिल्ड करना चाहते हैं, देखो एक चीज़ आप समझना, इस पर आप अपना आर्गूमेंट देना। देखो कोई भी रिलेशन अगर अगर हम उसको आगे लेकर जाना, आजकल देखोगे कि छोटी छोटी बातों में डाइवोर्स हो रहा है। और डाइवोर्स रेट पहले भारत में इतना अधिक नहीं था, वेस्टर्न वर्ल्ड में डाइवोर्स रेट बहुत हाई था। अगर आप पहले स्टडी करोगे ना तो भारत के अंदर जो डाइवोर्स रेट लेस देन 5% था, मतलब हो सकता है 5-10 साल पहले का डेटा हो ये, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में डाइवोर्स रेट बहुत हाई था। अब हमारे देश में डाइवोर्स रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है कि जब डाइवोर्स रेट इसमें बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि हम अपने जब रिलेशन की डेफिनेशन देखते हैं ना तो हम सोचते हैं कि इंडिविजुअल रिलेशन ही सब कुछ है। तो इंडिविजुअल रिलेशन बहुत समय तक सस्टेन नहीं कर पाएगा। ये मैं आपको बताऊं कि इस चीज़ को आप चाहे जैसा भी ले सकता है, लेकिन इस चीज़ समझो कि इंडिविजुअल रिलेशन बहुत समय तक आपको लगेगा कि एक लड़की एक लड़का है, अब उनका एक तरीके से सहमति बनी और वो फिर अकेले रहने लग गए, और इससे जो है वो एक लॉन्ग टर्म चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। देखो उनके बीच की जो बॉन्डिंग है वो तो ठीक है, लेकिन जब तक फैमिली की बॉन्डिंग नहीं होगी ना, रिलेशन सस्टेन ही नहीं हो सकता बहुत समय, क्योंकि देखो एक ना एक समय आता है, और उस समय में जब दोनों के बीच में थोड़ा भी कन्फ्लिक्ट होता है, तो उस कन्फ्लिक्ट के समय में जो फैमिली होती है वो एक दूसरे को दोनों को सपोर्ट करती है, और जो फैमिली की बॉन्डिंग है वो दोनों को रोकती है कि यार जो है आप कह सकते हैं कि किसी न किसी तरीके से कि मतलब आप अलग ना हो या कोई कन्फ्लिक्ट को कैसे दूर करें। अब दूसरी चीज़ देखो आज के समय में एक और तरीका अपना, जैसे मान लो दोनों इंडिविजुअल, जैसे न्यूक्लियर फैमिली आज के समय में हो गई। अब न्यूक्लियर फैमिली में क्या है कि जो दो एडल्ट हैं, मेल फीमेल आपके हैं, तो अब उसमें जो मेल है वो अपनी फैमिली, जैसे मदर हो गई, सिस्टर हो गई, फीमेल है उनकी अपनी जो मदर है, फादर और जो भी रिलेटिव्स हैं वो अलग हो गए। अब उसमें जो आप देखोगे कि दोनों का जो एक दोनों, जैसे मान लो कि फीमेल है वो जो बॉय हैं उनकी फैमिली के प्रति किस टाइप का सोच है, बॉय का जो फीमेल है उनकी फैमिली के प्रति उनकी है ना, दो ऐसा नहीं कि दोनों आइसोलेटेड सेंस में हैं। तो फैमिली बॉन्डिंग पैदा हो इसके लिए प्रयास जो है दोनों बॉय और गर्ल को करना पड़ता है, करना चाहिए। और अगर वो फैमिली बॉन्डिंग डेवलप हो जाएगी ना तो आप ये सोचो कि वही लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। ये मतलब ये सोच बहुत ही आज के समय में छोटी है। आप कह सकते हो कि कोई भी पर्सन भले इकोनॉमिक रिसोर्स की वजह से भले थोड़ा अकेला रहना पड़े, कुछ रहना पड़े, बट फैमिली को साथ रखना, फैमिली को जोड़ कर रखना वो बहुत मैटर करता है लाइफ की। अभी आपका जो स्टेज है हो सकता है बहुत अच्छी चीज़ लगे, लेकिन बाद में जो फैमिली जुड़ी रहेगी है ना, दो समझते हुए थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन वही एसेट होता है। पैसा देखो आज के टाइम पे सब कमा लेते हैं, परिवार कमाना बहुत आसान काम नहीं है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो लोगों के पास पैसा बहुत है ना, आप देख लो, आप ये देखो, आप चले जाओ जापान चले जाओ, कोरिया चले जाओ, उनसे ज़्यादा थोड़ी ना आप कमा रहे हो, उनसे ज़्यादा थोड़ी ना पर कैपिटा इनकम आपकी है। आइसोलेटेड घूम रहे हैं वहाँ पे। आप देखो जापान के अंदर जो है अलग से एक आइसोलेशन पता नहीं क्या उससे रिलेटेड मिनिस्ट्री है, लोगों से बात करने के लिए वहाँ पे रोबोट्स बेचे जाते हैं। ठीक है, तो आप खुद सोचो कि आपके पास भरा एक परिवार है ना, तो और मतलब अपना ईगो, और क्योंकि देखो क्या होता है कि जब पैसा एक माइंड में आ जाता है ना कि मैं इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो गया, देखो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आप लेकर आ सकते हो, सामाजिक इंडिपेंडेंस आपके अंदर नहीं आ पाएगी कभी आप, क्योंकि देखो वी आर लाइक है ना, हम एक सामाजिक, वी आर अ सोशल एनिमल, तो हमें समाज चाहिए। अब समाज अच्छा है बुरा वो अलग चीज़ है, लेकिन यू नीड अ सोसाइटी जहाँ पे आप सस्टेन कर सको और सोशल फैब्रिक्स के साथ जुड़कर और आगे बढ़ सको। यू हैव टू रेस्पेक्ट सर्टेन थिंग्स, कुछ चीज़ें आप सीखोगे, कुछ चीज़ें आप लेकर जाओगे, कोई चीज़ जो अच्छी नहीं है उसके खिलाफ आप उसको इम्प्रूव करने का प्रयास करोगे, ऐसी समाज बनता है। तो ये चीज़ देखना है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि फैमिली का इन्वॉल्व। अब इसमें आप जाती है आपकी प्राइवेसी। तो प्राइवेसी की डेफिनेशन, एक प्राइवेसी और एक फ्रीडम, ये दो शब्द ऐसे मतलब हम लोगों ने दिमाग में, जो यंग यंग लोग मतलब आप बात करो तो इसको ऐसा ले रखा है कि फ्रीडम का मतलब किसी को कुछ भी बोल देना। ठीक है, फ्रीडम कम्स विथ डिसिप्लिन। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं तो आप फ्रीडम इंजॉय ही नहीं कर सकते हो। किसी के अंदर आप लोग, मेरे फ्रीडम में किसी को कुछ भी बोल दूंगा, ठीक है, सामने वाला भी अगर थोड़ा सा आपसे ऊपर हुआ ना तो आपको बोलने लायक छोड़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इवन इफ़ यू वांट टू एंजॉय द फ्रीडम, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन आपके शब्दों का भी होना चाहिए, किसी चीज़ को आप कैसे रखते हैं, दैट हैज़ टू बी देयर। और हर लेवल पर डिसिप्लिन, गांधी जी भी यही कहते थे कि फ्रीडम बिना डिसिप्लिन के हम एंजॉय नहीं कर सकते हैं। तो एक तो ये है प्राइवेसी की, जब हम बात करते हैं प्राइवेसी एक लेवल पे होनी चाहिए, बट प्राइवेसी का मतलब ऐसा नहीं कि प्राइवेसी और आइसोलेशन दो डिफरेंट चीज़ें हैं। मैंने मेरे रूम के अंदर मैंने अपने आप को बंद कर लिया, बोले मैं प्राइवेसी मेंटेन कर रहा हूँ, आप मेंटली इल हो जाओगे। प्राइवेसी का मतलब ये होता ही नहीं कि मैं छुप छुप के चीज़ें कर रहा हूँ तो वो प्राइवेसी है। ठीक है, प्राइवेसी में का मतलब ये नहीं कि छुप छुप के रूम के अंदर मैं बैठा हूँ और उसके बाद जो है सब कुछ जो है पूरा पूरा बखान जो सोशल मीडिया में चल रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं, आप कह सकते हो कि ये सारी चीज़ें क्या है कि दिस इज़ समहाउ, एक तरीके से हम अपने माइंड को जस्टिफाई करना चाहते हैं एंड वी वांट टू क्रिएट अ डिस्टेंस किसी पर्टिकुलर रिलेशन, जो हमें लगता है कि हो सकता है कि ये मुझे रोके या मेरे इंटरफेयर करे, तो मैं उनसे दूरी मेंटेन करना चाहता हूँ। तो आइसोलेशन और प्राइवेसी दो डिफरेंट चीज़ें हैं। आइसोलेशन आपको कहीं लेकर नहीं जाएगा कि आप अपने आप को एकदम अलग थलग कर लो और प्राइवेसी का नाम उसको दे दो कि मैं प्राइवेसी करना चाहता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, अगर आपके रिलेशंस हैं, लाइफ के एक्सपीरियंस जो आपसे शेयर होंगे, वो चीज़ आपको आपकी लाइफ को अच्छा करने में बहुत हेल्प करेगी। या एक तरीका होता है कि आप खुद गलती करो सीखो, एक होता है दूसरे गलती से सीखो। तो ये चीज़ें, एक पॉइंट आप ध्यान में रखना है कि प्राइवेसी और फ्रीडम, ये दो ऐसी चीज़ें हैं, इस पे हाईएस्ट लेवल की माइंड मेच्योरिटी चाहिए। हाईएस्ट लेवल की जो है माइंड मेच्योरिटी जो है वो चाहिए। एक छोटा बच्चा है ना, वो जब अपनी मदर के सामने होता है ना, तो आप ये देखो कि वहाँ पे आप उस बॉन्डिंग को समझने का प्रयास करो, उस बॉन्डिंग को। तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि यार नहीं नहीं चाइल्ड की प्राइवेसी होती है, ये ऐसे है वो वैसे है, ठीक है। तो वहाँ पे उस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग जब किसी रिलेशन के अंदर है, तो ना आपको प्राइवेसी की चिंता होगी, ना आपको आइसोलेशन की चिंता होगी। आपको जो एक रहेगा वो होगा ट्रस्ट। जहाँ ट्रस्ट होगा तो ये सब चीज़ें मैटर ही नहीं करती हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे कुछ देखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं एआई ड्रिवन जेनेटिक टेस्टिंग है। इससे मैंने जीएनए जंक डीएनए का कंसेप्ट देख लो एक बार। जंक देखो डीएनए क्या होता है, डीएनए के अंदर आप सभी को पता है कि जीन्स प्रेजेंट होती हैं, और जीन का कई रोल होता है, प्रोटीन मतलब कई सारे उसमें फॉर्मेशन के लिए जो है। ठीक है, तो जंक डीएनए रिफर्स टू नॉन कोडिंग रीजन ऑफ डीएनए दैट डू नॉट इनकोड। तो मतलब जंक डीएनए क्या होगा, बेसिकली ऐसा डीएनए का ऐसा हिस्सा जो कि प्रोटीन को इनकोड नहीं करेगा। ठीक है, तो जंक डीएनए रिफर्स टू नॉन कोडिंग रीजन ऑफ डीएनए दैट डू नॉट इनकोड प्रोटीन। तो यहाँ पे क्या है कि ये समझना, तो जैसे मान लो ये बोलते हैं यार जंक फूड है मतलब किसी काम का नहीं है, तो जंक डीएनए मतलब अच्छा ये हिस्सा है डीएनए का, बट ये कोई भी प्रोटीन फॉर्मेशन में या किसी जैसे जीन पर्टिकुलर है एसोसिएटेड विद पर्टिकुलर प्रोटीन,
तो वो उससे एसोसिएटेड नहीं है। बट अभी स्टडी क्या कहती है कि नहीं, ये जो जंक डीएनए इसका भी जीन रेगुलेशन और क्रोमोसोम स्ट्रक्चर मेंटेन, जो क्रोमोसोम होता है उसके स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। कहा जाता है कि 98% जो ह्यूमन जीनोम है उसमें जंक डीएनए। अब ये सब हो सकता है हमें पता ही ना हो कि वो रोल क्या प्ले कर रहा है। जैसे डार्क मैटर है यूनिवर्स के अंदर, 98-99% तो डार्क मैटर कंसिडर करते हैं हम, अब वो हमें पता ही नहीं है ना। मैंने कई चीज़ आपको इसके बारे में बताया भी है और मैंने अपने थॉट प्रोसेस भी रखा हुआ है कि है ना। जैसे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि है कि जैसे अगर आपको यूनिवर्स के एज तक पहुंचना है तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि आप, ये बात मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए होता है कि जो मतलब स्टडी कहती है कि जो यूनिवर्स है वो स्पीड ऑफ लाइट से जो है एक्सपैंड कर रहा है। तो अगर आपको एज में जाना है तो आपको जो स्पेस क्राफ्ट बनानी पड़ेगी दैट हैज़ टू ट्रैवल बियॉन्ड लाइक मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट, उसको लाइट की स्पीड से तेज जाना पड़ेगा। पर आप खुद सोचो कि मतलब इट्स नॉट पॉसिबल, क्यों? क्योंकि जो सूरज है, सूरज से लाइट आती है, अब वो सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो कोई भी चीज़ आप उससे बना ही नहीं सकते जो कि उससे तेज चले, समझ रहे हो? तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ ऐसे फ्यूल की ज़रूरत है जो कि अगेन हो सकता है कि वो लाइट की स्पीड से चले, बट उसका सोर्स ऑफ एनर्जी लाइट नहीं होना चाहिए। अर्थ के अंदर, यूनिवर्स के अंदर जो सोर्स ऑफ लाइट है वो एक तरीके से, एक प्रकार से, जो जैसे मान लो स्टार है, सूरज भी स्टार है, वहाँ से जो एनर्जी जनरेट होती है है ना, लाइट आती है, वही सोर्स ऑफ एनर्जी बहुत सारी जगह पे है। तो उनका इस्तेमाल करके अगर आप कोई भी फ्यूल बनाते हो तो मतलब वो कभी भी ये मेरी थिंकिंग है कि वो कभी भी उसकी जो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो आपको ऐसा कौन सा फ्यूल चाहिए जो कि स्पीड ऑफ लाइट से हो सकती है? तो वो जब हम स्टडी कर लेंगे ना डार्क मैटर के कॉम्पोजिशन को, क्योंकि डार्क मैटर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे ना लाइट पेनिट्रेट कर पा रही है ना लाइट एंटर कर पा रही है कहीं भी। इट मीन्स व्हाट कि सम हाउ कहीं ना कहीं अगर जो डार्क मैटर का कॉम्पोजिशन है वो फार बेटर है, या हो सकता है डिफरेंट हो, या फिर अगर हम सीख पाएँ कि ये डार्क मैटर का कॉम्पोजिशन क्या है या किस से मिलकर ये बना हुआ है, किस टाइप का इसका स्थिति है, तो वो कंपोनेंट यूज़ करके अगर हम कुछ बनाते हैं या उसे हम फ्यूल के रूप में यूज़ करेंगे और उसके बाद जो चीज़ बनेगी दैट कैन ओनली ट्रैवल मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट। ये बात मेरी आप लिख लेना। हो सकता 50 साल बाद इस पर रिसर्च हो, बट ज़रूर से ज़रूर यही जब इस्टेब्लिश होगा तभी हम स्पीड ऑफ लाइट के बियॉन्ड ट्रैवल कर सकते हैं। ऐसी कोई भी सोर्स को जब हम फ्यूल के रूप में यूज़ करेंगे जो बेसिकली आप कह सकते हैं कि जिसका सोर्स ऑफ एनर्जी लाइट है या स्टार्स के माध्यम से जो लाइट आ रही है, उससे कोई भी फ्यूल तैयार हो, चाहे वो कोई भी फ्यूल आप इमेजिन कर लो, कोई भी चीज़ आप इमेजिन कर लो, वो कभी भी है ना, कभी भी स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा नहीं जा सकता, चाहे वो न्यूक्लियर फ्यूल हो, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, क्योंकि देखो आपके मन में आएगा सर न्यूक्लियर फ्यूल में कौन सी लाइट जाती है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन ही सूरज के अंदर होता है और उसी से वो आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना। तो यहाँ पे जीन डीएनए है, तो ये देख लो ना, विथ डीप सीक फाउंडेशनल एआई मॉडल क्लोजर टू रियलिटी। अब देखो जो मतलब डीप सीक है, उसने एक चीज़ ये दिखाई कि देखो आपको अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई मतलब एआई सिस्टम या मॉडल आपको डेवलप करना है ना, तो उसके लिए ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई जो है स्ट्रक्चर का ज़रूरत पड़ेगा, तो उसके बिना भी किया जा सकता है। ठीक है, तो वो एक चीज़ आपकी हाईलाइट की। तो इमर्जेंस ऑफ डीप सीक R1, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी सर्किट में काफ़ी सारा वो हुआ है। जैसे इसमें कहा गया कि है ना, तो पहले कहा गया तो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट GPUs जैसे बोलते हैं, उसी के माध्यम से जब खूब इन्वेस्टमेंट इस पर होगा तभी जाके हम एआई सिस्टम, हाई लेवल एआई सिस्टम डेवलप कर सकते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड से कम्पीट कर सकते हैं। तो नया जो लार्ज मॉडल है फ्रॉम चाइना जो डेवलप किया गया है, ठीक है, वो लगभग $6 मिलियन इतना ही लगा है। तो यहाँ पे कहा गया कि मतलब एआई मॉडल सस्ते में भी डेवलप किया जा सकता है, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कि कटिंग एज एआई सॉल्यूशंस की तरफ हम डेवलप कर सकते हैं। ये चीज़ आपके हाईलाइट है। तो मोस्ट स्ट्राइकिंग रिवलेशन कहा गया कि डीप सीक R1 इसके माध्यम से टू डिलीवर हाई परफॉर्मेंस रिजल्ट एट अ फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट एसोसिएटेड विद डेवलपिंग सिमिलर मॉडल। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें कही गई कि जैसे अगर हमें एआई सिस्टम डेवलप करना तो बजट कंस्ट्रेंट है, कॉम्पिटेटिव एज है, ओपन सोर्स एडवांटेज है, द मॉडल्स अवेलेबिलिटी ऑन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, तो ओपन सोर्स एडवांटेज भी है, तो मॉडल्स की जो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म इंक्रीजेज एक्सेसिबिलिटी, ये बात अगर किया जाए तो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है ना। तो यहाँ पे अब देखो ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, जैसे क्या होता है कि जैसे सपोज इसको ऐसे समझो कि जैसे मान लो आपके सामने ना
जैसे आप देखो, कई बार आप कहीं कुछ खाने जाते हो ना, तो असॉर्टेड चीज़ें रखी रहती है कि उसमें चना भी है, आलू भी है, सलाद भी है, चटनी भी है, दही भी है, दही भल्ला भी है। तो आपने क्या प्लेट लिया, उससे कुछ चीज़ें डाली, चटनी डाल ली, सलाद बन गई। दही भल्ला लिया, उसमें दही डाला, ये वो बन गया। तो मतलब सारे कंपोनेंट्स हैं उसमें, अपने हिसाब से चीज़ें चेंज करके अपने लिए आप बना सकते हो। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसा ही होता है, सब कुछ तैयार रहता है, अपना कोडिंग वोडिंग करके आप उसको डेवलप कर सकते हो। तो इंडियन एआई इकोसिस्टम के लिए भी है, हम भी इस पर प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि इसमें हम लोकल एक्सपर्टीज़ कैसे डेवलप करते हैं, सोवरेन एआई सॉल्यूशंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो इसमें ना, मतलब देखो, अब यहाँ पे ना आपको बहुत हाईएस्ट लेवल का टैलेंट चाहिए होगा। अब भारत में दिक्कत क्या है कि हर चीज़ में जो ना टैलेंट को भी बाइफरकेट कर देता है। अब इतने टाइम के बाद भी हम टैलेंट को बाइफरकेट करेंगे, तुम जो है ये, मतलब समझ रहे हो कि मतलब हमारी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि हम वहाँ पे बेस्ट टैलेंट को लेकर आए, जहाँ पे हाईएस्ट लेवल के माइंड्स की ज़रूरत है। ये ऐसे नहीं डेवलप होगा, ठीक है, बहुत हाईएस्ट लेवल। अब हाईएस्ट लेवल के माइंड्स कोई बाबा बन जाए, हाईएस्ट लेवल का माइंड कुछ और दूसरे देश चला जाए, हाईएस्ट लेवल का माइंड कहीं और चला जाए, तो हम क्या करेंगे? हम कभी भी मतलब आपके पास अगर ये चीज़ें, ऐसा आप नहीं इमेजिन कर सकते कि कोई आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर करके और ये कर लेगा। नहीं नहीं, ना या कोई पॉलिटिशियन इसको कर लेगा। आपका हाईएस्ट लेवल का माइंड जो साइंटिस्ट है या इस टाइप के जो लोग हैं, यही इसको डेवलप कर सकता है। और हमें उसे नर्चर करना पड़ेगा। हमारा स्कूल सिस्टम कैसा है, एजुकेशन सिस्टम कैसा है, इकोसिस्टम कैसा है, कि हम उसको कैसे नर्चर करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकल इनोवेशन, एआई सोवेनिटी, है ना, तो अपना खुद ही फाउंडेशनल मॉडल जो है आप डेवलप कर सकें, है ना। एआई सोवेनिटी भी है कि हम ना खुद ना, अब देखो, क्योंकि देखो आज फिजिकल सोवेनिटी से दूर हम जो है डिजिटल सोवेनिटी, एआई सोवेनिटी की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक वर्चुअल स्पेस क्रिएट हो रहा है, और उस वर्चुअल स्पेस में आपका कितना कंट्रोल है, दैट हैज़ टू बी सीन। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट एंड चैलेंजेस की बात करें तो काफ़ी सारे, तो जैसे बैलेंस बिटवीन कॉस्ट एंड मॉडल परफॉर्मेंस, फिर है ना मार्केट सेचुरेशन, है ना, तो यहाँ पे है मार्केट सेचुरेशन, इसका परफॉर्मेंस कैसा है। फिर उसके बाद जो लिंग्विस्टिक और कल्चरल फैब्रिक भारत के, उसको भी रेस्पेक्ट करें, ऐसा हमको डेवलप करना है। तो ये कुछ है फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट में, हमें परफॉर्मेंस भी देखना, मार्केट को भी देखना, और कल्चरल आस्पेक्ट जो हमारी लिंग्विस्टिक कल्चरल देश का चीज़ है उसको भी कंसिडर करते हुए आगे बढ़ना। तो ये क्वेश्चन है, इसको आप रीड कर लेना, तो इसमें सारे आंसर्स हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट देखते हैं, न्यू फ्लैगशिप जापान लॉन्चेस नेविगेशन सैटेलाइट। सो जापान ने लॉन्च किया है नेविगेशन सैटेलाइट को। सैटेलाइट का नाम मीची बीकी 6 है, और इसमें इन्होंने S3 रॉकेट का इस्तेमाल किया है, और टेनेगा शीमा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया है। तो S3 जापान का नेक्स्ट जनरेशन हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है, ठीक है। जो S3 जो है वो जापान का नेक्स्ट जनरेशन हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है। एंड ये जो है, पहले ये रॉकेट था, फिर ये रॉकेट हो गया, ये चीज़ आपकी हाईलाइट की गई। तो यहाँ पे टू अट्रैक्ट कमर्शियल सैटेलाइट, आई मीन न्यू लॉन्च व्हीकल्स बीइंग डेवलप्ड अराउंड द वर्ल्ड, वी नीड टू क्रिएट अ न्यू रॉकेट, ठीक है। मतलब ये एक तरीके से आप कह सकते हो इनका एक अच्छा रॉकेट है जो कि ये लॉन्च के लिए इस्तेमाल होता है। तो आपसे पूछा जाए H3 न्यूज़ में था, तो ये क्या है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे प्रोस्टेट कैंसर के लिए। तो यहाँ पे आप देखना ग्लीसन ग्रेड। अच्छा, संडे वाला सब टॉपिक्स भी मैं आज कवर कर लेता हूँ, ठीक है, इसलिए नॉट टू वरी। और इकोनॉमिक सर्वे की मैंने पूरी 2.5 घंटे की क्लासेस अपलोड की थी कल परसों, और बजट के भी मैं डाल दूंगा, बजट में आता रहेगा आर्टिकल, बाकी PDF आपको शेयर कर दूंगा। तो ग्लीसन ग्रेड जो है ये, मतलब आपसे पूछा जाए ग्लीसन ग्रेड क्या है, ये किस पर्पज़ के लिए, तो प्रोस्टेट कैंसर के लिए, इसके इवेल्युएशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सो ये बेसिकली इस्तेमाल होता है। तो ये आप ग्लीसन ग्रेड याद रखना किससे रिलेटेड है। एंशंट, ये प्रीलिम्स से रिलेटेड फैक्ट्स होते हैं। एंशंट मार्स क्लाइमेट न्यू इंसाइट, तो नया एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग कहा गया कि जो मार्स के क्लाइमेट से रिलेटेड है, तो मार्स एक्सपीरियंस अ साइकिल, मतलब आपसे पूछा हॉट अगेन कोल्ड अगेन, तो ये अगर आपसे पूछा जाए तो ये क्या है कि किससे रिलेटेड रिसेंटली न्यूज़ हो, तो बेसिकली ये मार्स का साइकिल टाइप है जो उसके क्लाइमेट से रिलेटेड साइकिल है। सो यहाँ पे कहा गया कि एंशियंट मार्स हैड वाटर, मतलब एंशियंट मार्स में वाटर प्रेजेंट था, और वाटर जो है एब्जॉर्ब किया गया मार्शियन क्रस्ट के द्वारा, और फिर ये हाइड्रोजन रिलीज्ड है, हाइड्रोजन वार्मिंग विद वार्मिंग द एटमॉस्फेयर। तो स्टडी एक्सपेंड्स ऑन एग्जिस्टिंग थ्योरी मार्स क्लाइमेट, और उसके बारे में हैबिटेबिलिटी के बारे की बात अगर किया जाए, तो एंशियंट मार्स की बात करें तो यहाँ पे टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, वाटर प्रेजेंस, क्रिस्टल हाइड्रेशन, हाइड्रोजन रिलीज, एटमॉस्फेरिक वार्मिंग, और पोटेंशियल हैबिटेबिलिटी, ठीक है। तो ये चीज़ आपके हाईलाइट की गई है। Study reveals how microbes help detoxify our atmosphere। तो माइक्रोब्स की बात करें तो यहाँ पे कंज्यूम कार्बन मोनोऑक्साइड। तो रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, दे हैव आइडेंटिफाइड माइक्रोब्स
ठीक है। तो लार्ज कंज्यूम लार्ज क्वांटिटी ऑफ, तो यहाँ पे क्या कहा गया कि कुछ ऐसे माइक्रोब्स को आइडेंटिफाई किया गया है जो कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड को कंज्यूम कर सके। तो स्टडी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो माइक्रोब्स यूटिलाइज अ स्पेसिफिक एंजाइम जिसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड डिहाइड्रोजिनेस। इसके माध्यम से जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसको कंज्यूम किया जा सकता है। मैं किस तरीके से मैकेनिज्म ऑफ हाउ दिस एंजाइम ऑपरेट्स है ना, तो इसको स्टडी आपका किया जा रहा है। तो यहाँ पे खास तौर से चीज़ क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि हाई पोटेंशियल ग्रीन हाउस गैसेस है उसको ख़त्म करने में हेल्प आपका मिलेगा। तो यहाँ पे कि कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल एनवायरनमेंट में कैसे हेल्प कर सकता है, तो ये जो माइक्रोब्स है वो उसके हमें मदद कर सकते हैं। और मून इज़ नॉट जियोलॉजिकली डेड, ये प्रीलिम्स का फैक्ट है। मून जियोलॉजिकल एक्टिविटी की अगर बात करें, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ, सौरभ पांडे यूपीएससी नाम से इंस्टाग्राम भी बना हुआ है, अब मैं बताना ही भूल जाता हूँ, ठीक है। थोड़ा बहुत अपडेट आता रहता है उसमें, तो आप लोग ज़रूर से करें, ठीक है। थोड़ा ज्वाइन वाइन कर लो, कम से कम कुछ लोग 1000 लोग तो पहुँच जाएँ उसमें। वो तो ऐसा है कि कई बार लोग कहते हैं कि सर इससे ज़्यादा तो जो है मेरे ही फॉलोअर्स हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग फॉलो कर लेना, मैंने तो बोला नहीं मुझे लगता आज तक कभी। टाइम मिले तो सौरभ पांडे यूपीएससी नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो आप एक बार देख लेना। मून्स जियोलॉजिकल एक्टिविटी, न्यू इनसाइट्स, न्यू डिस्कवरीज ऑन द मार्स। तो यहाँ पे रिसर्चर्स की बात किया जाए तो मून्स जो है, मून्स नियर साइड हैज़ बीन इनएक्टिव फॉर बिलियंस ऑफ ईयर। तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताओ नियर साइड फार साइड का अंतर क्या है। मैंने बहुत बार आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। नियर साइड फार साइड में बेसिक अंतर क्या होता है। कहा गया कि लूनर जो सरफेस है मे बी मोर डायनेमिक देन, मतलब पहले हम सोचते थे कि यार चीज़ें स्टैटिक है, नहीं, अब लूनर सरफेस भी उसमें भी काफ़ी सारे बदलाव आपके हैं। जैसे फार साइड के अंदर देखोगे है ना, तो स्मॉल रिजेस हैं, है ना, ऊपर रेस्ट एरियाज भी हैं, और 260 प्रीवियसली अननोन स्मॉल रिजेस हैं वो डिस्कवर आपके किए गए हैं, ये काफ़ी समय पहले जो है बने। तो मतलब जियोलॉजिकली चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बॉर्डर फेंसिंग के ऊपर है। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर की अगर बात करें, जीएस पेपर 3 का मेंस का टॉपिक है बॉर्डर टेंशन। तो यहाँ पे जैसे इंडियन बॉर्डर, इंडिया बांग्लादेश लगभग 4000 के ऊपर आपका किलोमीटर की बॉर्डर है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कई सारे इश्यूज भी, सिक्योरिटी, डिप्लोमेटिक, लोकल लाइफ्स, क्योंकि आपस में बॉर्डर में जो लोग हैं कनेक्टेड भी हैं। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर लॉन्गेस्ट ऑफ एनी नेबरिंग कंट्री फॉर इंडिया है अगर देखा जाए तो। लगभग आप कह सकते हैं लगभग 3100 के आसपास, 3200 3200 के आसपास जो है वो बॉर्डर पूरे तरीके से सिक्योर है। तो फेंसिंग कवरेज 80% फेंस्ड हो गई है। मेघालय में 82.8% हो गई, साउथ बंगाल में 44% हो गई है। तो यहाँ पे डिस्पैरिटीज़ इन फेंसिंग कंप्लीशंस जो है मेनली जोग्राफिकल चैलेंज है, लोकल रेजिस्टेंस है, लोग नहीं करने देते हैं। प्रोटोकॉल गवर्निंग जो बॉर्डर फेंसिंग को जो है, तो एक इंडिया बांग्लादेश गाइडलाइन है बॉर्डर अथॉरिटीज़ की 1975 में जो है उसके तहत है ना, वो देखता है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें की जाती है। कोई भी आर्म पर्सन शुड बी स्टेशन, कोई भी आर्म पर्सन जो है 150 यार्ड्स जो बाउंड्री लाइन है उसकी, उसमें कोई भी आर्म्स लेके नहीं खड़ा हो सकता है। और इसमें क्लेम्स फॉर नॉन कंप्लायंस है ना, तो यहाँ पे जैसे मान लो क्लेम्स ऑफ नॉन कंप्लायंस में दोनों कहते हैं कि जो भी चीज़ें हैं उसको कंप्लाई नहीं किया जा रहा है। टेक्नोलॉजिकल मेजर्स एम्प्लॉय किया जा रहा है अनफेंस्ड एरिया के अंदर, ड्रोन्स और सर्विलेंस कैमरा का इस्तेमाल जो है वो आपका किया जा रहा है। डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात करें तो रिलेशन भारत और उसके बीच में देखा जाए तो बांग्लादेश भारत की वजह से ही है। बट अब यही होता है, अब ये चाहे देश हो चाहे इंडिविजुअल हो, आप चाहे किसी का कितना कर लो, जब वो केपेबल हो जाता है ना, तो वो फिर वो आप अच्छा करके ये एक्सपेक्ट किसी से करोगे ना कि वो फिर जो है आपका एहसान मानेगा या कुछ ऐसा, तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कई सारे बच्चे हैं, कुछ लोग कई बच्चे हैं जैसे बिहार पीएससी में सेलेक्ट हुए, यूपीएससी के कुछ एग्ज़ाम्स में सेलेक्ट हुए, यूपीएससी का कुछ लोग अभी इंटरव्यू दे रहे हैं, है ना, जो मतलब मेरे लेवल पे जो जुड़े हैं मुझसे, क्लासेस करते हैं, सब कुछ है। अब उनसे अगर मैं कहता हूँ कि सर मैं बोलने में थोड़ा हेजिटेशन होती है, क्योंकि हम लोग ऐसा कोई कमर्शियल लेवल में तो चीज़ें हैं नहीं कि भाई बोलोगे तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे दूंगा, 2 लाख रुपए। तो मैं भी कह देता हूँ कि आप, हाँ, मैंने कुछ बच्चों से बोला था कि आप जो है एक मैसेज लिख कर भेज दो, तो कुछ लोगों ने भेजा था नो डाउट, बट बोला कि एक शॉर्ट बना के दे दो, कई लोग को बोला मैंने, ठीक है। तो आप मानो कि वो फिर अब सेलेक्ट हो गए या इंटरव्यू दे रहे हैं तो सेलेक्ट हो गए, तो नो रिस्पॉन्स। तो ये माइंडसेट है, मतलब ये चीज़ हम भी सीखते हैं ये सबको। तो ये माइंडसेट आता है, ठीक है नहीं देते क्या कर लेंगे, अब तो हमारा काम तो निकल ही गया, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। अब देखो दूसरा बच्चा है, क्योंकि देखो आप अगर चीज़ें शेयर करते हो तो एक तो देखो प्लेटफॉर्म के बारे में लोगों को पता चलता है, दूसरा आपकी जर्नी के बारे में पता चलता है। शेयर तो करोगे, कोई कहीं जाके कोई पैसा आपको ऑफर कर देगा, आप वहाँ जाके बोलना शुरू कर दोगे कि नहीं नहीं सर ने तो कुछ नहीं किया, मैंने वहाँ से पढ़ा है।
बट ठीक है, मैं चाहूँगा कि जैसे जो लोग भी इथिकल हैं, जो भी थोड़ा सा है, तो इसमें आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे यूपीएससी के काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स जो अलग से भी होते हैं उसमें भी काफ़ी बच्चे निकले हैं। ठीक है, और इस साल इंटरव्यू भी लगभग शायद मुझे लग रहा है 7 के आसपास स्टूडेंट्स हैं, 7 जो कोर जो चीज़ें पढ़ते हैं ना वो 7 है। बाकी देखो लोग रिजल्ट तो कैसे देते हैं कि जैसे मॉक इंटरव्यू करा लेंगे, उसमें पूरा बोलेंगे कि 1000 में से 500 मेरे हैं। अब मॉक इंटरव्यू कराने के लिए भी आप ये देखोगे कि वो एक अलग है, मतलब आई फील कि उसमें जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो आपका इंटरव्यू करें ज़्यादा बेटर। हाँ, यहाँ पे जो डिस्कशन 1-to-1 डिस्कशन है, तो जैसे कि स्टूडेंट ने पिछली बार किया था तो उनके बहुत अच्छे नंबर आए थे, अराउंड 200 के आसपास आए थे उनके नंबर आए थे। ठीक है, तो वो 1-to-1 डिस्कशन और ऑडियो मैसेज के माध्यम से डिस्कशन ऐसा हुआ था, तो काफ़ी उनका इंप्रूवमेंट हुआ था, 200 टच किया था उन्होंने। तो ये सब चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब है, तो चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो देश हो, वो आपका एहसान मानने से नहीं रहा कि आपको लगे कि आपको एहसान मान के बैठा हुआ है कि जो है आपने मेरे लिए ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। बट इसका मतलब यही नहीं है कि आप अपने कर्म को, अपने धर्म को छोड़ दो कि भाई ये वो दूसरा ऐसा कर रहा है तो हम नहीं करेंगे। तो ये चीज़ है। तो भारत एक बड़ा देश है, बांग्लादेश भले उसका थॉट प्रोसेस चेंज होता रहेगा डिपेंडिंग अपॉन उसका पॉलिटिकल, उसमें किसका जो है किसका से है, तो भले जैसी भी स्थिति हो, लेकिन वहाँ पे इंडिया को भी, क्योंकि अपना नेबर अच्छा रहेगा तभी आप अच्छे रहोगे, तो वो सब देखना पड़ता है। तो एक तो रिलेशनशिप कई जगह पे टेस्ट हुआ भी है। वेस्ट बंगाल कैबिनेट लैंड एलोकेशन भी अप्रूविंग लैंड एलोकेशन फॉर फेंसिंग। ठीक है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत इन्हांस करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग इधर उधर आ जाते हैं। सिक्योरिटी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले जैसा टाइम नहीं रहा है, सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं। देखो पहले के टाइम पे मान लो लोग अगर 100 हैं तो 2 आदमी हो सकते हैं थोड़ा गलत हों, लेकिन 98 ऐसे होते थे कि आए देश में काम किए कुछ किए। बट आज के समय में लोग आते हैं तो उसके बाद वो अपना सब कुछ एजेंडा भी लेकर आएगा। अब देखो क्या हालत है यूरोपियन देशों में। ठीक है, अब सीरिया से बहुत सारे लोगों में ना, जर्मनी वर्मनी में और बहुत सारी जगह पे जो है सीरिया से लोग चले गए। अब सीरिया में उन्होंने लड़ना भिड़ना देखा है। अब वहाँ पे जब वो चले गए जर्मनी और कुछ जगहों पे चले गए, तो वहाँ भी कई आप देखोगे वायलेंट एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है। तो किस तरीके से या तो आप ढालो, या तो यंग जनरेशन के लोगों को अलाउ करो। जैसे मान लो कि बहुत ही यंग है, पढ़ाई करने आते हैं, तो आपने देखा कि इलीगल नहीं होना चाहिए, लीगल वे में लोग एंटर करते हैं, पढ़ाई करें। अब वो पढ़ाई एजुकेटेड होंगे तो वो आपके लिए एसेट होंगे। ठीक है, तो वो आपके लिए एसेट होंगे। बट आप ऐसा सोचो कि अगर कोई कहीं वो वॉर जोन है और वहाँ पे आपने ह्यूमैनिटेरियन वे में मदद कर दो, बट कहीं वॉर जोन है और आपने दरवाजे अपने खोल दिए, और वॉर जोन से लोग आके और आपके यहाँ पे पूरे सेटल होने लग जाएंगे, और आप एक्सपेक्ट करो कि नहीं ये जो है हमारा सम्मान करेंगे, ये कुछ करें। जब तक उनके पास रिसोर्सेस नहीं है, ठीक है, बाकी फिर वो बहुत इश्यूज़ क्रिएट करेंगे। वो कि इरेस्पेक्टिव कहीं भी वॉर हो रही हो तो ये सब इश्यूज़ होते हैं। तो ये देखने वाली बात है। अब इसमें आपको जो थिंकिंग रखनी है वो एज अ एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में देखना है कि आप देश चला रहे हो, तो आपको देखना है यार कि मेरा देश जो है ना, उसमें मेरे सिटीजन्स को मुझे प्रोटेक्ट करना है, तो उनको दिक्कत जो है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ इश्यूज़ आपको ध्यान में रखना है। चलो, बॉर्डर मैनेजमेंट हैज़ बोथ जोग्राफिकल एंड डेमोग्राफिक कंस्ट्रेंट, ये देखना है, ये है ना, ये इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दो। 5am सीरीज़ आपको मिल जाएगी, और वो आपको सैटरडे टू मतलब ट्यूसडे टू सैटरडे में, आपको मंडे फ्राइडे तक रहता है। बसंत पंचमी ऑफर है आपका, 50% ऑफ है सारे कोर्सेज में, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप। क्रैश कोर्स में मैं आपको बता देता हूँ, PT 730 मैंने 18+ वीडियोज़ डाल दिए हैं। इसके अलावा साइंस टेक तो हो ही रहा है, एग्रीकल्चर GS में सारे वीडियोज़ डाल दिए, IR की थोड़ा बचा हुआ, इकोनॉमी का कंटेंट तैयार है, ये अपलोड हो जाएंगे सारे वीडियोस। स्पेक्ट्रम के सारे वीडियोस तैयार हैं, ये अपलोड हो जाएंगे। पॉलिटी का स्टार्ट हो जाएगा। ज्योग्राफी की ओल्ड NCERT खत्म होने वाली, मैपिंग जो इंडिया वाली खत्म कर दी है मैंने। तो आप देखो इतना सारा कंटेंट हो गया। अब आपका काम क्या है कि भाई देखते जाओ, रिवाइज करते जाओ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। 50% अगर आपका ऑफ है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा और भी देखो, PT 730 अगर अलग से जुड़ना हो तो जुड़ सकते हो। सुपर 10 फुल लेंथ टेस्ट है, इसको आप कर लेना, इस पर 50% ऑफ है। ठीक है, तो ज्वाइन करने के लिए डाउनलोड दिस ऐप, सौरभ पांडे CSE ऐप, या सौरभ पांडे UPSC.com पर जाकर ऑल कोर्सेज में क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। और ये टेलीग्राम चैनल है, क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया। इस टेलीग्राम चैनल से हिंदू का PDF डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।